श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भारतीय रॉबिन हुड के बारे में। ये सच्ची घटना है। ये हमारे भारतीय रॉबिन हुड को हमारी ब्रिटिश की पुलिस और ना तो हमारे हिंदुस्तान की पुलिस पकड़ पाई, और उनकी मौत आखिरकार पाकिस्तान में हुई। यह बात आजादी से पहले की है। उस समय देश में राजा रजवाड़ाओं का शासन चलता था। भारत की संपत्ति व संपदा लूटने में अंग्रेज कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इतना ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए देश के कई राजे रजवाड़ाएं भी अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश को लूट रहे थे, और जनता अनेकों तरह की यातनाएं भुगत रही थी। वो भूखी प्यासी मर रही थी। उस समय देश में चारों ओर सिर्फ लूटपाट का ही नगाड़ा बज रहा था। उस समय वडोदरा के शासक गायकवाड़ परिवार को एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें पूरे परिवार को धमकी मिलती है कि महल में काम करने वाले सभी 42 नौकरों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय 5-5 बीघा जमीन दी जाए, और इसकी जाहिर सूचना पूरे शहर में दे दी जाए। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके हत्या कर दी जाएगी। इस धमकी भरे पत्र के नीचे नाम लिखा था भूपत सिंह चौहान। यह वही भूपत सिंह था जिसने वडोदरा से लेकर दिल्ली की सरकार तक के नाक में दम करके रखा हुआ था। इंग्लैंड के रॉबिन हुड या हिंदी फिल्मों की तरह लगने वाली यह कथा एक सच्ची घटना है। भूपत सिंह के कहर से जहां राजा रजवाड़ाओं और अंग्रेज कांपा करते थे, वहीं गरीबों के लिए वे एक मसीहा थे। गरीबों के दिल में उनके लिए सर्वोच्च स्थान था। वो गुजरात के काठियावाड़ की बहादुर धरती पर पैदा हुए थे, और हो भी क्यों नहीं, पूरे एशिया में सिर्फ एक वही एशियाटिक लायंस पैदा होते हैं, काठियावाड़ में। ये मात्र प्राणियों में ही नहीं, काठियावाड़ी लोगों के रगों में भी शेरों का शौर्य दौड़ता है। उनकी आवाज में भी उनकी शूरवीरता झलकती है। काठियावाड़ के इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ के लोगों की वीर गाथा का एक लंबा इतिहास है। इन्हीं में से एक नाम आता है जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, भूपत सिंह चौहान। काठियावाड़ में एक समय था जब भूपत सिंह पूरे देश के राजा रजवाड़ाओं और अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गया था। अंतिम समय तक भूपत सिंह को ना तो किसी राजा की सेना पकड़ सकी और न ब्रिटिश की फौज। अंततः कई अंग्रेजों को मौत की नींद सुलाने के बाद भूपत सिंह उनके हत्थे नहीं चढ़े, और अंततः अंग्रेजों को वापस लौटना पड़ा हिंदुस्तान से बिना भूपत सिंह के। अंग्रेजी शासन के अंत के बाद इधर भारत सरकार भी भूपत को कभी नहीं पकड़ सकी। काठियावाड़ में जन्मा भूपत सिंह बचपन से बहुत बहादुर था। खेलों का उसको बहुत शौक था। तेज भागने, घोड़ों पर सवार होकर हवा से बात करने की कला तो जैसे उसे वरदान में मिली हुई थी। भूपत के जानने वाले लोग बताते हैं कि वो बहुत तेज दौड़ा करता था, क्योंकि अगर उस समय ओलंपिक खेल हो रहा होता तो उसमें हमेशा फर्स्ट या अव्वल आता था। लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। तेज भागना उसकी आदत थी, इसलिए जिंदगी भर भागता रहा। भूपत के शिकार बने कई लोग का परिवार अब भी काठियावाड़ और आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। भूपत की कई क्रूरता भरी कहानियां हैं तो कई उसकी शौर्य गाथाएं और गरीबों के प्रति उसके प्रेम का गुणगान करती हुई गाथाएं हैं। उसका जन्म सन 1920 में हुआ था। उस वक्त तक अंग्रेजी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी, और कुछ जो राजा रजवाड़े थे वो अंग्रेजी सरकार के कटमुल्ले मात्र बन के रह गए थे। अमरेली जिला के वड़वाला गांव में भूपत का जन्म हुआ था। उसका पूरा नाम भूपत सिंह बूब था, लेकिन उसने अपने लिए भूपत सिंह चौहान नाम पसंद किया। वो इस वजह से उसने नाम रखा कि उसके जो वंशज थे वो चौहान वंशी क्षत्रिय थे, इसलिए अपने नाम के पीछे उसने चौहान लगाया। भूपत का बचपन वागनिया में बीता। बचपन में बहुत बुद्धिशाली था। उसकी तर्क वितर्क और निर्णय की शक्ति इतनी पैनी थी कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए उसकी नियुक्ति वागनिया के राजा के दरबार में हो गई। इसके अलावा भूपत को तरह तरह के खेलों का एक बहुत शौक था। उसकी प्रतिभा भी ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकी। जब भी राजा के दरबार में दौड़, घुड़दौड़, गोला फेंकना इत्यादि जो खेल होते थे,
उस खेलों में भाग लेता था और अव्वल आता था। एक वक्त तो 7 खेलों में भाग लिया और सातों में दूसरे नंबर पे रहा, जिसकी वजह से पूरे राज्य में उसकी कीर्ति फैल गई। लेकिन भूपत का जीवन शायद आलीशान महल में रहने के लिए था ही नहीं, इसलिए उसकी जिंदगी में एक साथ दो घटनाएं हुई, जिसकी वजह से उसे हथियार उठाना पड़ गया। दरअसल भूपत के जिगरी दोस्त और पारिवारिक रिश्ते से भाई राणा की बहन के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया। राणा उनसे बदला लेने के लिए पहुंचा, तो उन लोगों ने राणा को मारना शुरू कर दिया, पर भूपत सिंह चौहान ने उसे वहां से बचा लिया। पर बचाने के बाद हुआ ये कि झूठी शिकायत की वजह से भूपत सिंह फंस गया और उसे हवालात में डाल दिया गया, और यहीं से खिलाड़ी भूपत मर गया और डाकू भूपत पैदा हो गया। भूपत ने जेल से फरार होते ही पहली हत्या की। इस समय उसकी टोली में सिर्फ 3 ही व्यक्ति थे, लेकिन जैसे जैसे अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाता चला गया, उसके साथियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। अपराध की चरम सीमा पर पहुंचने तक उसके 42 साथी थे, और सब एक से बढ़कर एक बहादुर और क्रूर भी। भूपत उस समय का पहला ऐसा डाकू था जिसने अपने 21-21 साथियों की 2 टोलियां बना रखी थी। इसमें भी खास बात यह थी कि इन दोनों टोलियों के लिए सरदार नियुक्त थे, पर सबके ऊपर हुक्म चलता था भूपत सिंह का। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों टोलियां जंगल के अलग अलग जगहों पर पड़ाव डालती थी। भूपत से गद्दारी अगर कोई करता या उसकी खबरी या उसके साथी पकड़े जाते, तो उन्हें जान से नहीं मारता था, बल्कि उनकी नाक वो कान काट दिया करता था जब भी वो पकड़ा जाता कोई गद्दार। भूपत की इस क्रूर सजा के शिकार हुए लोगों की 40 से अधिक है। उसमें 4 व्यक्ति तो अब भी शायद जिंदा हैं, सुरेंद्र नगर जिले में रहते हैं। इनमें से एक व्यक्ति के बताए अनुसार भूपत का मानना था कि हत्या करने के बजाय जीवन भर के लिए सजा देना ज्यादा उपयुक्त है, ताकि इससे और भी लोग सीखेंगे। और साथ में वो धमकी भी देता था उन लोगों को कि तुम लोग आत्महत्या नहीं करोगे, अगर आत्महत्या करोगे तो तुम्हारे परिवार वालों को हम मार देंगे। तो इस डर से कोई आत्महत्या नहीं करता था। भूपत सिंह को खौफनाक हैवान कहा जाता था। वो अतिशय विकृत मानसिकता का व्यक्ति करार दिया गया था, लेकिन महिलाओं के मामले में उसकी तारीफ की जाती थी, क्योंकि डाकू और लुटेरे बनने के बाद भी उसके दिल में महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान था। उसने अपनी पूरी उम्र किसी भी महिला पर कभी हाथ नहीं उठाया और ना तो गलत हरकत की। इसके अलावा उसके साथियों को भी निर्देश था कि कोई भी स्थिति हो, महिलाओं को सम्मान की नजर से देखा जाए। 1947 की आजादी के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इस दौरान भूपत और उसके साथियों ने अपने दम पर सैकड़ों महिलाओं की आबरू बचाई। भूपत की इन्हीं अच्छाइयों की वजह से उसके क्रूर इतिहास को भुला दिया जाता था। इसके अलावा गरीब उसे अपना मसीहा भी मानते थे। कई बार महिलाओं ने उसे पुलिस से बचाया। इसी नेकनामी के कारण वो अनेकों बार पुलिस से बचा लिया गया। गुजरात में उसे कई बार पुलिस ने घेरा, लेकिन उसे बचाने के लिए किसी न किसी का साथ मिल जाता। कई बार तो महिलाओं ने उसे बचाया था। एक बार तो गिर के जंगल के पास एक गांव की कई महिलाओं को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था कि उन्होंने भूपत सिंह का साथ दिया और उसे बचाया है। लेकिन अखबारों में इसकी खबर आने के बाद जो बवाल हुआ, उसके बाद सब महिलाओं को मुक्त कर दिया गया। भूपत सिंह ने सैकड़ों बार पुलिस को चकमा दिया। देश आजाद होने के बाद 1948 में भूपत के कारनामे चरम पर पहुंच गए थे, और पुलिस भूपत को रोकने और पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम हो गई थी। इस बात से सौराष्ट्र के गृह मंत्री उस वक्त थे रसिक लाल इस कदर गुस्सा गए कि उन्होंने जितने भी पुलिस वाले थे, पुलिस वालों को कह दिया कि जब तक भूपत गिरफ्तार नहीं होगा तुम्हारी 25% सैलरी काट ली जाएगी, नहीं दी जाएगी। और 25% सैलरी उन्होंने काटना शुरू कर दिया। तब जाकर भूपत ने पुलिस वालों की मदद की। उन्होंने रसिक लाल को धमकी दे दी कि अगर आपने पुलिस वालों की पगार नहीं दी, सैलरी नहीं दी, तो आप नहीं बचोगे। तो उनकी सारी जितनी सैलरी थी वो उनको दे देनी पड़ी। यह भूपत के नाम की धाक थी। इसके अलावा भूपत सिंह को पशु पक्षियों की आवाजें निकालना और पहचानने की कला भी आती थी। यह हुनर उसने जंगल में ही आदिवासियों से सीखा था। इसका उसे भरपूर फायदा भी मिला। गिर जैसे खतरनाक जंगल में इसी कला की वजह से वो जीवित रह सका। एक बार पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह बात लिखी कि भूपत को पशु पक्षियों की आवाज निकालने और पहचानने का हुनर आता है, इसलिए जब भी पुलिस
जंगल में उसे घेरने जाती है तो बच जाता है और उल्टे पुलिस की टीम ही मुश्किल में पड़ जाती है, इसलिए उसे जंगल में जाकर पकड़ना बहुत मुश्किल है। एक बार यूं हुआ था कि भारी पुलिस दल ने भूपत को जंगल को चारों ओर से घेर लिया, तो शेर की गुफा में छिप गया। लगभग 2 दिन तक भूपत गुफा से बाहर नहीं निकला, जबकि इस गुफा में सिंह का एक पूरा परिवार रहता था। पुलिस इस गुफा तक पहुंच भी गई थी, लेकिन शेरों को देखकर उनकी हिम्मत गुफा में दाखिल होने की नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने यह भी सोचा कि कम से कम वो शेर की गुफा में तो नहीं छुपा होगा, वरना शेर उसे मारकर खा जाएंगे। जबकि पुलिस का यह अंदेशा था। पुलिस ये भूल गई थी कि वो कई साल से उन्हीं शेरों के साथ रह रहा था। पुलिस के वापस जाने के बाद भूपत ने अपने साथियों तक अपने यह संदेश पहुंचाया कि पुलिस के चंगुल से बाहर है। भूपत की अदा उसकी दिलेरी की कहानी खुद ब खुद बयां करती है। 60 के दशक में डाकू भूपत सिंह अपने 3 खास साथियों के साथ देश छोड़कर गुजरात के सरहदी रास्ते कच्छ से पाकिस्तान पहुंच गया। हालांकि पाकिस्तान जाने के पीछे उसका कोई खास मकसद नहीं था, उसे मौत का खौफ भी नहीं था और वो देश छोड़कर भागता, मतलब इस तरह से तो हरकत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई कि भूपत कुछ समय के लिए पाकिस्तान चला गया। कुछ समय बाद उसने वापस भारत आने का इरादा किया, लेकिन भारत पाक पर मचे घमासान के चलते उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाया। पाकिस्तानी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे घुसपैठ के आरोप में जेल भेज दिया गया। उसे 1 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा पूरी होने के बाद भूपत वापस भारत नहीं आया और वहीं अस्थायी हो गया। पाकिस्तान में उसने मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लिया और अब उसका अमीन यूसुफ हो गया नाम। धर्म परिवर्तन के बाद उसने मुस्लिम लड़की से निकाह किया। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हुई। हालांकि उसने और उसके अन्य साथियों ने भारत आने की कई कोशिशें की, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी और पाकिस्तान की धरती पर ही 2006 में उसने दुनिया से विदा ले ली। तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।